ठीक है, वो मेरी उसकी बात हो रही है। चले आगे बढ़े। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ पार्ट डिस्कस किए थे। आज होम्स रूल तक तो हो गया था। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। आज पहला टॉपिक है आपकी एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। अच्छा, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में एक कंपैरिजन भी मैंने इसमें ऐड किया है। हालांकि मेरे सारे बच्चों को आता है बट फिर भी मैंने ऐड किया है, राइट? ठीक है। अब बेटा मिठाई की बात क्लास के बाद में, ठीक है? चलिए चलिए, लिखा क्या है कि लिखा हुआ है कि एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम डिपेंड अपॉन, देखो जो भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो दो चीजों पे डिपेंड करेगी। एक तो डिपेंड करेगी क्योंकि उसका क्वांटम नंबर या ऑर्बिट कौन सा है, और दूसरा डिपेंड करेगी कि वो किस सबशेल में है। इसमें किस सबशेल में है। तो सबशेल को कौन वो करता है, तो कहेंगे सर एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, और एन पर डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। जरूर नोट करिए, आज की क्लास बहुत शानदार है, ठीक है? बिल्कुल, क्लास की रिकॉर्डिंग भी चालू है और अच्छी क्लास है, आप नोट करें। लिखें एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम डिपेंड ऑन, ये सब तो आपको आता है मुझे लगता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखने की जगह आप डायरेक्टली एन एंड एल लिखेंगे, राइट? क्या मैं इतना आप पे विश्वास कर सकता हूँ? बिल्कुल, ये सब तो मतलब छोटी बात है। आगे बढ़े, चले। एन एंड एल लिखो बेटा, क्या इतना एजीमुथल क्वांटम नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं। चले, बहुत बहुत शानदार पार्ट है। लिखा हुआ है कि जो अलग अलग सबशेल्स है, ये सब लेवल या सबशेल्स, अब आबभाव के बारे में तो पिछली क्लास में हम लोगों ने नहीं लिख पाए थे। लिखो ना, डिपेंड्स ऑन एन एंड एल, एन एंड एल, बस सिंपल, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। लिखा हुआ है कि अभी जाहिर सी बात है, हम लोगों ने अबाउ साहब के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर हम लोगों ने n प्लस एल रूल के बारे में पढ़ा था, याद है आपको? तो वही दिखा रहा है वो n प्लस एल की जो वैल्यू किसी भी सबशेल की, n प्लस एल की वैल्यू बताती थी कि उस सबशेल की एनर्जी क्या है। तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी एनर्जी उसी बात से डिसाइड हो रही है कि उसमें आएगा तो एनर्जी लेवल मैच करेगा तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है कि द ऑर्बिटल, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है उनको डी जनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? डी जनरेट। नोट करिए, बहुत अच्छा पार्ट है। तो लिखिए कि पहले तो ये नोट कर ले, एनर्जी ऑर्डर ऑफ वेरियस सब लेवल अकॉर्डिंग टू n प्लस एल वैल्यू इज 1s 2s 2p 3s 3p then 4s then 3d then 4p 5s 5d 5p। मतलब इस सब शेल की एनर्जी ज्यादा होगी इससे, राइट? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का एक ऑर्डर बनता है, नोट करिए जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूँ। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलिए, डन। डी जनरेट ऑर्बिटल। चलो, कुछ बेसिक बातें हैं आप जान लें बस, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बहुत छोटी छोटी सी बातें, बेसिक बातें। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है लिखने की जरूरत नहीं है, आपको खुद आता है। अगर लिखने की जरूरत पड़ेगी तो रिकॉर्डिंग्स में से देख कर लिख लीजिएगा, या इसका पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा पीपीटी का, और वहां से आप जो है लेक्चर में नोट कर लेंगे। अब लिखा हुआ है कि जो ऑर्बिट होता है वो एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है न्यूक्लियस के आसपास, जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। जबकि ऑर्बिटल क्या होता है, ये एक ऐसा रीजन होता है न्यूक्लियस के पास में जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। मतलब ऑर्बिटल ये एक वो लोकेशन होती है किसी भी एटम में जहां पर इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की वो टेंडेंसी बहुत हाई होती है। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन है ही ऑर्बिटल में, तो जाहिर सी बात है ऑर्बिटल के आसपास ही इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगा। दूसरी बात लिखा हुआ है कि जो ऑर्बिट है ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को
रिप्रेजेंट करते हैं एक प्लेन में, जबकि ऑर्बिटल जो है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट 3 डायमेंशनल प्लेन में रिप्रेजेंट करता है। बात समझ आ गई? चलें आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि जो ऑर्बिट है it means the position as well as velocity of electron, right, and known with the certainty। यही तो हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, Heisenberg अर्थ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा x डॉट डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 2 पाई, याद है? चलिए अब आती है बात की जो ऑर्बिटल है, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द पोजीशन एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद सर्टेनिटी ऑर्बिटल के अंदर। द नेक्स्ट थिंग इज ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर या एलिप्टिकल शेप का होता है, जबकि ऑर्बिटल्स के अलग अलग शेप्स होते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल की अगर आप बात करते हैं तो इसका शेप स्फेरिकल होता है, और जब आप पी की बात करते हैं तो इसका डम्बल शेप होता है, जब आप डी की बात करते हैं तो ये डबल डम्बल शेप होता है। डम्बल 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 बॉडी बनाने वाला ये दिस इज डम्बल, हालांकि इसी की डिपिक्ट करेगा ये इस तरीके से, तो इसको कहते हैं डम्बल शेप। अगर डी सबशेल होगी तो शेप विल बी लाइक दिस, डबल डम्बल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, जो भी ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाइल द ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल को छोड़ करके पी डी एफ ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करते हैं तो उनकी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तभी तो आप पी एक्स पी वाई पी जेड डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, तो किसी एक डायरेक्शन में ना एक्स वाई का मतलब एक्स और वाई प्लेन के बीच में है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है डी एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, या पी एक्स, ठीक है, तो डी एक्स वाई ये हो गया ना एक्स और वाई के बीच में। अगर मान लो डी जेड स्क्वायर आ गया तो भाई कहेंगे यहीं पे है, इसको अगर जेड एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, इसको एक्स एक्सिस, तो डी जेड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? 3D प्लेन थी है, तभी तो इसको अलग अलग किया है ना बेटा। और मैं कॉपी में 3 डायमेंशन तो नहीं बना सकता, हालांकि पीपीटी में बना सकते हैं, दिखाते हैं आपको पीपीटी में। चलिए, फिलिंग अप ऑफ द ऑर्बिटल विद द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। बहुत सिंपल सी बात है, हमारे सारे बच्चों को पता है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किसी भी एटम में किसके अकॉर्डिंग होती है, ऑफ-बाउस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो लिखा है कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में और अलग अलग एटम के अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स जो है, फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एटम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, ऑफ-बाउस प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या बताता है, और यहाँ पे लिखा है कि the filling of electron is also based on the Pauli's and Hund's rule। ठीक है, तो ये जो ऑफ-बाउस प्रिंसिपल है वो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है और हुंड्स रूल को भी फॉलो करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ तक की चीजें क्लियर है? चले आगे बढ़ूं कि नोट करना है किसी को? नोट कर लें, जिसको जल्दी नोट करना है कर ले। डन? एंड हुंड्स रूल। चलिए अब बात करते हैं ऑफ-बाउस प्रिंसिपल की। लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी। सेंटेंशनल लिखना हो तो लिख लीजिए कि ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या है भैया, तो n+l रूल है। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी। ये बात कौन बोले थे? ऑफ-बाउ साहब ने बोला था। क्या सबको दिख रहा है पीपीटी में? हाँ, मुझे तो लग रहा है बहुत क्लियर दिख रहा है। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले की अवेलेबल लोवेस्ट एनर्जी वाले लेवल में जाता है और फिर इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल में एंटर करता है। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 2s ऑर्बिटल ओनली आफ्टर फिलिंग द 1s ऑर्बिटल कंप्लीटली। बात समझ में आ रही है? रीजन क्या है? n+l रूल, 1s 2s। अच्छा, s l की वैल्यू क्या होती है, तो कहेंगे 0 1 2 और यहाँ पे हो गया s p d। s का मतलब क्या है? 0, और नियम क्या है? n+l।
तो 0, ये क्या n की वैल्यू क्या है 1 और s की वैल्यू क्या है तो कहेंगे 0, तो आंसर क्या है 1। और यहाँ पर क्या है तो कहेंगे सर 2 + 0 इज 2, राइट। तो जो बात लिखी थी, लिखा हुआ था कि जिसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी और जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी, कम वाले में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, राइट। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले गए क्योंकि s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। उसके बाद तीसरा और चौथा कहाँ जाएगा, यहाँ पर। बात समझ में आ गई? चलिए नोट कर लिया। चलिए कुछ बच्चों का फेवरेट यस बेटा, ठीक है। तो ये आबाव प्रिंसिपल था। इतना करने से अच्छा है मेरी पिछली क्लास पढ़े, क्या वो रिकॉर्डिंग में थी? बहुत अच्छा। वो है n+l रूल वाली बात है। चलो गुड, बच गए मतलब। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ फिलिंग आपको पता ही है कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है। देखो ये हो कैसे रहा है, यहाँ के बाद यहाँ, मतलब ठीक है, फिर इसके बाद 3s, फिर 3p, ठीक है, फिर 4s, अरे हमको पता है, सही है, हमको बता रहे हैं, 4d, 4p, 5s। बात समझ में आ गई? n+l रूल से समझ में आ गया। कभी भी दिक्कत हो, डर लगे, कुछ मत करिए। जैसे जैसे सेल आप 6 तक बना लोगे, आपकी बात इससे ज़्यादा आप बना नहीं पाओगे। तो आप खाली जो है इतना भी बना लो तो बड़ी बात है। मैं तो आपको ये रूल ही रिकमेंड नहीं करता, मैं तो बताता हूँ आप खाली 2n² वाला रूल फॉलो करिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या बताता है कि कौन से सेल में है। अगर सेल नंबर 1 है, सेल नंबर 2 है, सेल नंबर 3 है, सेल नंबर 4 है, ऐसे ही लिख लीजिए, कोई डरने की बात नहीं, ऐसे ही लिख लीजिए। अब शेल नंबर 1 में कितना आ जाएगा तो कहेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 × 1 का स्क्वायर आएगा कितना 2। जब भी डर लगे इसको सॉल्व करें, 2 × 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और 2 18 आ गया, इतना आ गया। अब आपको एक चीज और पता है कि शुरुआत हमेशा s सबशेल से करेंगे। s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है, 1 BHK, 3 BHK, 5 BHK। यहाँ पर 8 भरना है तो s और p, और यहाँ sPd। बात समझ में आ गई? इसके बाद वाले में sPdF, उसके बाद ना समझ में आए GHIJKLM, तो F तक ही बढ़ो, तुम्हारा काम हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब बस कुछ नहीं लिखना, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, और यहाँ पर sPdF, sPd और F। क्यों? क्योंकि 2 × 4 का स्क्वायर 4 × 16, 16 दूना 32, तो यहाँ पर आ जाएगा 4s, 4p, 4d, 4f। यहाँ तक आ जाएगा 4s, 4p, 4d और 4f। कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी डरने की कोई बात नहीं है, बस इनका अरेंजमेंट जो है n+l रूल के हिसाब से कर दो। क्या कर दो? अब यहाँ पर देखो 1s लिखा, 2s लिखा, 2p लिखा, जो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है तुम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लिख दो। अब यहाँ पर n+l की वैल्यू देखो, 1 + 0, 2 + 0, 2 + 1, 3 + 0, 3 + 1 और 3 + 2, 4 + 0, यही तो हो गया। जिसकी वैल्यू कम होगी उसी में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जहां दोनों वैल्यू सेम हो जाए तो क्या करेंगे, जिसकी n की वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन उसमें जाएंगे। यहाँ तक की चीजें क्लियर है? लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से सिखाया था। तो भैया 1s, 2s, ये 1 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। 2p, कोई दिक्कत नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+l वैल्यू है। 3 यहाँ पर भी आ गया और 3 यहाँ पे भी था, तो जिसकी n की वैल्यू कम है पहले उसको लिखेंगे, कोई दिक्कत? 3s। अब बात आती है 3p की, किसकी बात आती है? 3p, मतलब 3 + 1 = 4, 3p और 4s में दोनों की वैल्यू 4 है, लेकिन n की वैल्यू इसकी ज़्यादा है, तो इसके बाद में 4s और इसके बाद 3d, क्योंकि ये 5 है, इसके बाद 4p। बात समझ में आ गई? ये सिंपल है, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, क्योंकि ये आप बना नहीं पाओगे एग्जाम तक, राइट। चलिए, तो ये देखिए ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ सब लेवल और ऑर्बिटल।
क्या लिखा है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 7 5f d 6d 7p। मतलब इस तरीके से ऑर्डर चलेगा, जहां तक आप बना सकते हैं वहां तक बना लें। ठीक है, हम लोग सिर्फ एफ तक नोट कर वहां तक नोट कर लो। हाँ ठीक, मेरे से कभी गलती नहीं होगी। जल्दी नोट करें तो फिर हम आगे बढ़ें। डन, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आ गया आपका n प्लस एल रूल, पढ़ा रखा है ऑलरेडी, आप लोगों को सब कुछ आता है, मैं आपको दोबारा सिखा दे रहा हूँ। n प्लस एल रूल में पहला केस क्या है कि अगर n प्लस एल की वैल्यू, इफ द n प्लस एल वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल, जैसे 1s 2s 2p, तो एक का 1 आया था, एक का 2 आया था और एक का 3 आया था, तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जहां पर n प्लस एल की वैल्यू कम होगी। ये बात तो लिखवाई थी। दूसरी बात लिखा है, जैसे एग्जांपल लिखा है कि 1s और 2s लिखा है, तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1s की जो वैल्यू है 1 प्लस 0 है, और ये क्या है 2 प्लस 0, तो ये आ जाएगी 1 और ये आ जाएगा 2। बात समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन पहले इस सबशेल में जाएगा, जिस भी सबशेल में जाएगा उस सबशेल की जितने ऑर्बिटल है सब भरने के बाद ही नेक्स्ट सबशेल में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि 1s में n की वैल्यू 1, n की वैल्यू n प्लस 1 की 1, और यहाँ पर आ गई 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? नोट कर लिया? लिखा हुआ है कि अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम है दो ऑर्बिटल्स के लिए, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एंड 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, लिखा हुआ है कि जिसकी n की वैल्यू कम है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? लिखा है कि n की वैल्यू 2 में कम है 2p में, और 3s में 3 है, तो 2 वाले की वैल्यू इलेक्ट्रॉन पहले 2p सबसेल में जाएगा। यही बात लिखी हुई है। चलिए ये चार्ट देखिए, और n प्लस एल की वैल्यू मुझे लगता है आपको सारी चीजें समझ में आ रही है, राइट? और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि सबकी वैल्यूज दे रखी है। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1s 2s 2p 3s 3p देन 3 4s, सॉरी 4p कहाँ आ गया, 4s होगा एक्चुअली, यहाँ पर 4s भी होगा, 4s मिसिंग हो गया, तो 4 और ये हो गया 0 पहले होगा ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो इस ऑर्डर में ही लिखा है ना, यहाँ पे लिखना है मुझे 4 प्लस 0 इज 4, मतलब ये एक बात लिखी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पे देखो मेंशन है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d एंड 5p 6s। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रिलेटिव एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल वेरिएशन विद एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये देखिए सब लेवल्स हैं, और यहाँ पर एनर्जी का लेवल एक साइड में लिखा हुआ है और एक साइड में सब लेवल्स के बारे में दिया है। ठीक है, तो आपको इस बात ग्राफ को देख करके डरना तो बिल्कुल ही नहीं है। ये है 1s, इसके बाद 2s है, उसके बाद 2p है, देन 3s है, देन 3p है। ठीक है, अब देखो 3d का एनर्जी ज्यादा है, जबकि 3d इस शेल में है, थर्ड शेल में, सब लेवल नीचे है, लेकिन एनर्जी 4s से ज्यादा है। और उसके बाद देखो 4s है, तो ये एनर्जी बता रहा है, ये देखो ये एनर्जी का ऑर्डर है, दिख रहा है? लेवल का मतलब है
कि इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने तुमसे बोला कि स्कैंडियम में 19वां और 20वां इलेक्ट्रॉन पहले 1 2 3 और 4, 19वां और 20वां इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ गया और 21वां इलेक्ट्रॉन वापस से उसके नीचे के सब लेवल में आया। भले वो उसका सब लेवल नीचे है लेकिन एनर्जी उसकी ज्यादा है। ये बात समझ में आ गई? चलो लिखा हुआ है कि दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज वेरी यूजफुल इन राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट। लिखा हुआ है कि जैसे कि अगर एटॉमिक नंबर 20 तक की बात करें, देन 4s हैज लोअर एनर्जी देन 3d। तो सच बात है। अरे ये तो आपको ऐसे ही पता है। 4s2, अगर मैं आपसे कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 20। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यही तो ऑर्डर है। ठीक है। अब लिखा हुआ है कि जब अगर एटॉमिक नंबर 57 की बात करें तो जो 5p है और 4f है, 5p और 4f, तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 4, 4 + 3 = 7 एंड 5 + 2 नहीं 1 is 6, यही ना? SPDF। ठीक है, गुड। तो लिखा हुआ है कि जो 5p है तो ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 7 है, तो एनर्जी किसकी कम होगी? 5p की 4f से। लेकिन जब हम सब लेवल की बात करें तो इसका लेवल तो नीचे है 4f, फोर्थ शेल, फोर्थ ऑर्बिट में है। कहाँ पर है? 1 2 3 4 5। तो कह रहे हैं कि 5p में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर 4f में आएगा। पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। नीचे के शेल में जो सब सेल है उसमें इसकी बात कर रहे हैं। इसका कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो इसको देखो, इस पार्ट को देखो। तो हुंड साहब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये रूल क्या देते थे कि द रूल से कि इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है इनटू ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी सब लेवल या डिजनरेट ऑर्बिटल ऑफ द सब शेल। अब जैसे एक बात समझो, जैसे px py pz, इन तीनों ही सब लेवल की एनर्जी सेम है। इसी को कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? लेकिन क्या अगर मान लो ये 2px है 2py 2pz, राइट? 2px 2py 2pz, ऐसा नहीं है कि ये सेकंड ये 2px 2py 2pz और यहाँ पर लिखा हुआ है 3px 3py 3pz। तो आपसे ये नहीं कह सकते कि 2px और 3px की एनर्जी सेम होगी क्या? नहीं। क्या? नहीं। 2px और 2py की एनर्जी सेम होगी, लेकिन 2px और 3px की नहीं होगी। डीजनरेट ऑर्बिटल में ये खास बात आपको ध्यान होनी चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आया? लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल belonging to the same sublevel does not take place until each orbital belonging to the sublevel got at least one electron each, right? यही बात कौन बोलते थे? हुंड साहब बोलते थे कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं होगी जब तक सब में सारे ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ना फिल अप हो जाए, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आपको ऑलरेडी आती है, लास्ट क्लास में मैंने कवर कराई थी। तो यहाँ पे लिखे कि लेट अस कंसीडर द नियॉन एट को देखा, और यहाँ पर p द फिलिंग ऑफ p सब लेवल इन इट एंड इलेक्ट्रॉन टू एक्सप्लेन द हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है कि p सब लेवल, ये देखो ये है px py और pz, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? मतलब 3 स्टेप में जरूर दिखा रहा है, लेकिन दिखा वो फीलिंग ही रहा है। जब इसमें तीनों में भर जाएगा तब जो ये एग्जैक्टली हाफ फिल, नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है?
10, तो 1s2 2s2 2p6। अब आप लोग मुझसे इस बात से लड़ाई नहीं कर सकते कि सर 1s में एक भरे होते, 2s में भरे होते, इनमें भरे होते, फिर वापस से गए होते। ऐसा नहीं है। किसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग देखी जाती है, अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर नहीं देखी जाती। जो कंपैरिजन है वो किसी स्पेसिफिक ऑर्बिटल, किसी स्पेसिफिक सबशेल के अंदर देखा जाता है। जैसे 2p देख लिया, अब वहां पे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग की बात करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड सिचुएशन थी। अब इसके बाद आएगी फुल फिल्ड सिचुएशन। देखो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, देखना बेटा। चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब बात आती है पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो देखना पांचवा। इसी तरीके से सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन आएगा। हो गया, समझ में आ गया नियॉन का केस। चलो, लिखा हुआ है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज वेल नोन फैक्ट दैट द सिमेट्री लीड टू स्टेबिलिटी। अब मेरी बात समझो कि अगर मेरी एक आंख थोड़ी सी छोटी हो जाए, तो तुम में से बताओ, बाहर जाके अगर मेरी शादी होनी हो तो वो बाकी चीजें देखेंगे कि पहले आंख ही देख कर कहेंगे ठीक है मैं बाहर नहीं निकलो, तो इतना गलत तो नहीं कह सकता कोई, लेकिन वो कहेंगे कि ठीक है बताते हैं, सोच के बताते हैं, राइट। हाँ, कंप्लीटली फेल्ड और हाफ फेल्ड सबशेल, हाँ ऐसा है नहीं वैसे, बराबर है। कंप्लीटली इवन मैं आपको बताऊं कि आइडियल जो टूथ स्ट्रक्चर होता है, मेरा क्लास 1 मोलर रिलेशन, मतलब मेरा जो टूथ जॉ रिलेशन है वो क्लास 1 है। क्लास 1 जो है एकदम आइडियल के आसपास आता है। क्लास 2 क्लास 3 डिफॉर्मिटीज में होते हैं, ठीक है। किसी का जबड़ा आगे होता है, मैंडिबल आगे होता है, मैक्सिला पीछे। कुछ लोगों को देखा होगा मैक्सिला आगे और मैंडिबल पीछे, ऐसा नहीं होता, ऐसे करके। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका मैक्सिला जो है वो आगे होता है, ये बहुत पीछे होता है, हाँ? तो ऐसी दोनों ही सिचुएशन में पहली बात तो ये कि ये भले डेवलपमेंटल एनॉमली है पर इसका इलाज संभव है, ठीक है। तो आपके आसपास कोई दिखे, आप बताएं कि जरूर अच्छे जो है डेंटिस्ट से संपर्क में आए और वो इसको ठीक कर देंगे, राइट। हाँ ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन द सेम सबशेल हैव सेम एनर्जी, राइट। सेम सबशेल के इलेक्ट्रॉन में एनर्जी सेम होती है, हमने ये देखा भी था। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। दे हैव इक्वल एनर्जी बट डिफरेंट स्पेशियल। स्पेशियल का मतलब 3 डायमेंशनल, क्या 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। जैसे कह रहे हैं एनर्जी तो सेम है लेकिन स्पेस अलग अलग ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे ये है px, क्या है py, सॉरी x एक्सिस मान सकते हैं, आपके ऊपर है, आप कोई भी एक्सिस को कुछ भी ले सकते हैं। मैंने इसको मान लिया px और इसको मैंने मान लिया pz। मैं मान लिया pz, z एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस। मतलब क्या आप लोगों के पास 2 पेन मिलेगी मुझे, ठीक है। चलो ये इसको कहते हैं 3 अलग अलग एक्सिस। ये वाली x एक्सिस, ये वाली y एक्सिस और ये वाली z एक्सिस। तो ऑर्बिटल x वाला px इधर होगा, px यहाँ पर होगा, py यहाँ पे होगा, pz यहाँ पर होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई। 3 अलग अलग ऑर्बिटल में है। ये 3 इलेक्ट्रॉन एक ही जगह रह रहे हैं। जैसे समझो कि तुम 3 भाई हो, एक ही कमरे में सोना है, तो कैसे सोओगे? ऐसे लड़के, एक तो बिल्कुल ऐसे सोने वाला है जैसे मैं और प्रशांत सर वाला बताया था ना, यस सर। ओरिएंटेशन बिल्कुल ऑपोजिट होगा। लेकिन अब बात आती है, ये एक ही कमरे की बात है, 3 कमरे एक घर। अरे 3 कमरे एक घर, बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ, भाई और बच्चे हैं, इतनी गणित। अब इससे मान लो कि 3 लड़के हैं किसी के, तीनों नालायक हैं और तीनों एक दूसरे को देख लड़ाई करने लगे।
तो अब वो कहे मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहता, सुबह सुबह में अगर एक दूसरे की शक्ल देख ले तो लड़ाई करने लगे, तो कहे मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। एक ही घर है, 3 कमरे हैं, तो उनके पेरेंट क्या जुगाड़ करेंगे? तीनों अलग करेंगे। ये देखो, घर घर में कमरे का बंटवारा होगा, एक ही घर है बेटा। हाँ, इतना मान लो ग्राउंड फ्लोर का घर है और 3 BHK है। मैं आपकी जगह होता तो मैं एक की एंट्री अगर इधर से है तो दूसरे की एंट्री इधर से कर देता, और तीसरे की एंट्री इधर से कर दो या ऊपर से कर दो। ऊपर से कैसे जाएगा? वह हेलीकॉप्टर से जाएगा। माँ समझ रहे हैं? ओरिएंटेशन, हाँ, ओरिएंटेशन ऐसा रखिए कि तीनों में क्लैश ना हो, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन है और एक ही ऑर्बिटल में आने वाले हैं, तो क्या करेंगे? उनका ओरिएंटेशन बदल देंगे। ठीक है, चलो बात लिखी हुई है कि दे हैव इक्वल एनर्जी बट द स्पेशियल अरेंजमेंट, ऐसा ही हमें डी सबशेल में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, डी सबशेल में तो प्रॉपर डी ऑर्बिटल्स के, डी सबशेल के ऑर्बिटल जो है उसमें तो 3 डायमेंशन ओरिएंटेशन है, क्योंकि डी एक्स वाई जरा खुद से सोचो, एक्स और वाई प्लेन के बीच में है, क्या है? हाँ, तो वो 2 प्लेन को यूज किया ना, जैसे 2 डायमेंशनल हुआ ना। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो उसने 3 डायमेंशनल प्लेन को लिया। आगे देखिए, दिखाते हैं हम आपको, खुद ही आप समझ जाएंगे। इतना बोलने से अच्छा है आप देख लें। ठीक है, चलिए ये देखिए, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग देख रहे हैं। पहले डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये दिख रही है। अब पेयरिंग हो जाएगी इसके बाद। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। तो देखिए 10 आ गए। ये देखो, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बात समझ में आ गई? चलिए लिखा है कि द एक्सचेंज एनर्जी फॉर द हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अकाउंट फॉर इट्स स्टेबिलिटी, जैसा कि हमें किस में देखने को मिलता है? क्रोमियम और कॉपर में। ठीक है, चलिए चलो, आपको दिख रहा है ये टोटल नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10, जो आपको बहुत पहले से पता है। ठीक है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड डिजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल एक्वायर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ये हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत बारी पढ़ा है। तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड या एग्जैक्टली फुल फील्ड कंडीशन में होन रूल यही बात कहता था, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है, राइट? पाउलीज रूल तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, आई थिंक। एक सेकंड रुकिए। चलो, अब ये पार्ट आप देखिए। यस बेटा, सर ऑफ ही नहीं करेंगे रिकॉर्डिंग अब। ठीक है, चलिए ये देखिए, जब आप 1s की बात करते हैं, कहां पे? 1s, 1s। लेकिन जब आप 2s की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो लाल वाली जगह है, इन जगहों पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जो ये वाइट वाली जगह है यहाँ पर कम है। और जब आप 3s में देखते हैं तो ये कितनी रिंग बन रही है? 3 रिंग बन रही है। देख रही है आपको ये बात? तो इसका मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन वहां पर एनर्जी। तो यहां पर अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नोडल प्लेन है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं है,
यहाँ पर किस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बनेगा। Yes, sir. ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। चलिए, और यहाँ पर तो कहेंगे सर ऐसे ही, राइट। चलिए अब आगे की बात करते हैं। ये है आपके p ऑर्बिटल px py और pz। ठीक है, दिस इज pz, दिस इज px एंड दिस इज py एक्सिस। लिखा है कि फॉर p ऑर्बिटल 2 3 4 l is equal to 1 -1 0 and +1 the px और py orbital can have m value +1 और -1 while the pz have m is equal to 0। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कह रहा pz का एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है। px की +1 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो, py की +1 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो। अगर किसी की +1 लिया था, दूसरे की -1, कोई दिक्कत। चलो, बहुत अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। अब जाकर के एग्जाम के क्वेश्चन शुरू हुए। नीट में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, जेई में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ से पूछा जाएगा। इसके पहले सब बकवास। लिखा हुआ है कि p ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल इन नेचर, और उसका शेप कैसा होता है, तो कहेंगे डम्बल शेप होता है। यहाँ पर एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है रेडियल या स्फेरिकल नोड, नंबर ऑफ रेडियल और स्फेरिकल नोड क्वेश्चन है एग्जाम का डायरेक्टली। तो फॉर्मूला क्या है, n माइनस एल माइनस 1। जैसे यहाँ पर आ गया 2p में नंबर ऑफ रेडियल नोड, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 1, तो आंसर क्या होगा -2 + 2 इज 0। ठीक है, अब आ गया अगर 2s, तो कहेंगे सर 2 माइनस 0 माइनस 1। ठीक है, तो दैट इज 3। हाँ सॉरी, माफ कीजिएगा 1। नंबर ऑफ रेडियल नोड क्या आ गया 1। विश्वास करेंगे, दिखा दे। ये देखिए, जब आपने 2s बनाया था तो ऐसे बनाया था, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन था, इस जगह पे था, और यहाँ पर नहीं था ना। इसी गैप को तो नोड कहते हैं। दिखा दूं, देख लो। दिस इज नोड, और कितना है 2s में 1, एक ही तो है। Yes, sir. चलो, लिखा हुआ है 2p में कोई रेडियल या स्फेरिकल नोड नहीं होता। अभी मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखाया, दिख रहा है। Yes, sir. बट हैज वन एंगुलर नोड और l वैल्यू। अब बात आती है कि px ऑर्बिटल हैज नोडल प्लेन इन yz प्लेन। सिंपल, दिखा दूं, फिर से देखो। यहां पर इलेक्ट्रॉन देखने यहां आओगे, मिलेगा क्या, इलेक्ट्रॉन ढूंढने यहां पे आएगा। मैं ढूंढने जो इलेक्ट्रॉन को यहां निकला, तो पता चला कि मैं गलत निकला। पता लेकर के निकला ना। तो यहाँ पर ये क्या है, नोडल प्लेन। Yes, sir. नोडल प्लेन और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बहुत मैक्सिमम। यहाँ पे भी अगर यहाँ निकला तो नहीं मिलेगा। हाँ, इस बात समझ में आ गई। चलिए, तो लिखा भी है कि अगर आप देखेंगे y और z प्लेन पे आपको नोडल प्लेन देखने को मिलेगा। अगर आप py में देखोगे तो x और z प्लेन में नोड मिलेगा, नोडल प्लेन मिलेगा। और अगर आप pz में देखोगे तो आपका नोडल प्लेन कहाँ मिलेगा, x और y एक्सिस में। लिखा है कि p सबशेल इज अ ट्रिपली डीजेनरेट, मतलब px py और pz की एनर्जी क्या है, सेम। क्या है, सेम। लिखा भी है कि इनके पास सेम एनर्जी होती है। ये देखिए, तो लिखा हुआ है कि इनका नोडल प्लेन देखिए, तो देखिए क्या ऐसा नहीं है, देखिएगा ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और अब एक एक्सिस ऐसे है, एक एक्सिस ऐसे, ठीक है। इन एक्सिस में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तुमको, इतनी दूर में इलेक्ट्रॉन तुमको नहीं मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, इस जगह पर। और बात समझ में आ गई, इस पूरी जगह पर तुमको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। क्या ये शीट की तरह नहीं गया है क्या, शीट लाइक नहीं है, तो इसीलिए तो प्लेन है। प्लेन कैसा होता है, 2 डायमेंशनल।
दिस इज डी ऑर्बिटल। अब यहाँ पे लिखा है कि एक्स वाई, अब देखो मैं समझा रहा हूँ, इसको जेड मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। डंबल एक डंबल यहाँ लगाया, एक डंबल यहाँ लगा दिया, तो डबल डंबल शेप बना, डबल डंबल बना। अब देखो पेपर में तो आप नहीं दिखा सकते, लेकिन इसमें दिखा सकते हैं एनिमेशन में। तो यहाँ पर देखिए y और x एक्सिस में है, z में नहीं है। z डी वाई जेड है, तो y और z के बीच में है। कहाँ है? y और z के बीच में है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है, x पे सीधे सीधे x प्लेन पे है, y प्लेन पे है, और डी जेड स्क्वायर z प्लेन पे है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, लिखा है कि अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें तो डी ऑर्बिटल थर्ड शेल से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? थर्ड शेल से शुरू होता है। थर्ड शेल में 3D। हाँ, अब फोर्थ शेल में कितना हो जाएगा? 32 इलेक्ट्रॉन। तो S, P, D और F सब भरेंगे तो 4D भी होगा। जब 3D 4D होगा तो 5D नहीं होगा क्या? 6D नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि D सबशेल इज पेंटा डीजेनरेट, that dxy dyz dz स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर dzx। ठीक है, पेंटा डीजेनरेट। लिखा है कि that is it has 5 d orbital of same energy, generally each d orbital has 2 nodal plane। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पर देखो, क्या तुमको दिख रहा है? और कह रहे हैं जनरली दो दो नोडल प्लेन होता है। एक नोडल प्लेन इसको मान लिया, 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 एक नोडल प्लेन ये हो गया और एक नोडल प्लेन ये हो गया। तो जनरली इसमें कितने, एक इस तरफ है, आगे की तरफ दिख रहा है कि नहीं? हाँ, एक ये। ठीक है, और यहाँ पे भी दो नोडल प्लेन। तो जनरली डी ऑर्बिटल्स के में कितने कितने नोडल प्लेन होते हैं? 2। ठीक है, चलिए ठीक है, ये देखिए डायग्राम। तो नोडल प्लेन ये देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा क्या? नो इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन। इसी तरह नो इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है और यहाँ की। तो नोडल प्लेन कितना है? 2। समझ में आया? ठीक है, बात समझ में आ गया? ग्राफ रिगार्डिंग एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एंड रेडियस, दैट इज साई वर्सेस आर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। चलिए ठीक है, ये रीजन इज नोड। ठीक है, तो 2s में कितने नोड होते हैं? एक। आप लोगों ने निकाला भी था रेडियल नोड, दिख रहा है? ये याद आया? ये 2s में कितने नोड? एक नोड थे। इसी तरीके से चलो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये बहुत अच्छा जो है चार्ट है। 1s में नंबर ऑफ रेडियल नोड इज 0, नंबर ऑफ नोडल प्लेन, तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन, ठीक है, L इज 0, और नंबर ऑफ पीक इज N माइनस L। कितना हो गया? 1। 1 माइनस 0 इज 1। 2s में क्या होगा? 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 1, यही तो है। सॉरी, 2s है ना, 0 होगा ये। L की वैल्यू क्या होगी? 0। तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 0 माइनस 1, दैट इज 2 माइनस 1 इज 1, and 2 minus 0 is 2, 2 minus 1 is 1। आ गया? 2p आ गया, 3s आ गया, 3p आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? फॉर्मूला लिखते जाइए, आंसर करते जाइए। नंबर ऑफ नोडल प्लेन निकालने के लिए आपको L की वैल्यू पता हो। S में 0 होता है, S में 0 होता है, P में 1 होता है, इसमें 1 होता है। 3p में P की वैल्यू क्या होती है? L की 1 होती है। ठीक है, और D में क्या होती है L की वैल्यू? तो कहेंगे 2 होती है। कोई दिक्कत?
ठीक है। आप लोगों को बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया है कि नहीं? सबने पढ़ रखा है? चलिए, आज का टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज जो पढ़ना था, पढ़िए। इज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जो मैं बोलूंगा बस वही पॉइंट लिखना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का। अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आप पढ़ने जा रहे हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। यहीं से न्यूमेरिकल बनता है एग्जाम में, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरैक्ट विद द मैटर एटम और मॉलिक्यूल, क्या एटम और मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब एनर्जी। एटम या मॉलिक्यूल क्या करते हैं? एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा एटम या मॉलिक्यूल के अंदर? इलेक्ट्रॉन। कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। तो लिखा हुआ है कि जब भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो अब उसके पास एनर्जी हो गई। इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल या लोअर सबशेल में क्यों है? ऊपर वाले में क्यों नहीं गया था? क्यों इलेक्ट्रॉन 4s में गया था ना कि 3d में गया था? क्योंकि 3d की एनर्जी ज्यादा है, 4s की एनर्जी कम है। और वही एनर्जी अगर उसको मिल गई तो वो 3d से निकल के कहाँ चला जाएगा? 4s से निकल के कहाँ चला जाएगा? 3d में। मतलब अगर मैं 4s के 20वें या 19वें इलेक्ट्रॉन की बात करूं, किसकी बात करूं, और उसको इतनी एनर्जी दे दूं तो वहां टिकेगा कि 3d में चला जाएगा? 3d में चला जाएगा ना। और जब वहां पे सारे, जैसे आप यहाँ से घूमने गए नैनीताल, आप नैनीताल कब वापस आओगे? जब पैसे खत्म होने लगेंगे। क्या आपको पैसे मिले तो यहाँ यूपी में रुके कि नैनीताल चले गए? हाँ, और जब पैसे कम होने लगे तो बैक टू होम, राइट। तो रीजन यही है कि जब भी इलेक्ट्रॉन, अब देखो होता क्या, एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो वो अपने से ऊपर वाले ऑर्बिटल में जाएगा और वहां एनर्जी डेसिपेट होगी और फिर वापस से वो कहाँ चला आएगा? अपने से लोअर ऑर्बिटल में, ठीक है। और इसको इस दौरान जो स्पेक्ट्रम जनरेट होगा उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब बात आती है कि जो एमिशन स्पेक्ट्रम है, इसको अगर हम जो है ऑब्जर्व करना चाहें, टू ऑब्जर्व एमिशन स्पेक्ट्रम, या तो सब्सटेंस को हीट करिए या तो उसको रेडिएशन दीजिए। इरेडिएट का मतलब होता है कि लाइट या रेडियो एक्टिव एनर्जी या किसी तरीके के अल्फा बीटा रेज, अल्फा रेज, इन तरीके की रेडिएशन से उसको प्रोवाइड की जाए, या फिर आप उसको हीट करें। दोनों ही सिचुएशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा कि नहीं होगा? एक्साइट होगा। ये वही बात है। द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एमिटेड रेडिएशन ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब बात आती है अगला स्पेक्ट्रम है, जब एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो क्या होगा? एमिट करेगा ना, इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा और अगले हायर सबशेल में जाएगा, फिर वहां से बाउंस बैक कब करेगा? जब वो ऊपर से नीचे वापस से आएगा तो हीट रिलीज करेगा ना। तुम नैनीताल से वापस यूपी आने की नौबत तब आई जब तुम्हारे पैसे वहां उड़ गए, खर्च हुए। ये जो पैसे उड़े हैं, ये पैसे जो उड़े हैं इसी को एनर्जी मानो। पैसा इज एनर्जी। एनर्जी क्या हुई? एमिट हुई कि एब्जॉर्ब हुई? एमिट हुई। अगला स्पेक्ट्रम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की जब हम बात करते हैं, व्हेन रेडिएशन इज पास्ड थ्रू अ सैंपल, द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट हैज डार्क रीजन ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। तो आप लोगों ने सुना भी होगा डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड के बारे में सुना है? ठीक है। चलिए अब बात लिखा है कि एग्जॉस्ट, अगर आप फोटोग्राफिक प्लेट में इसको देखोगे तो ये किस कलर का दिखेगा? डार्क कलर का। मतलब बात को नहीं समझ पाए होंगे आप लोग। जैसे आप समझो, मेरी बात समझो कि मैं हूँ, ये हम हैं, ये हम ही हैं ना, ठीक है। अब मैं नैनीताल में हूँ। कहाँ पे हूँ?
मैं यहाँ से नैनीताल गया, कहाँ से, पहले मैं यहाँ रह रहा था यूपी में, फिर मैं नैनीताल गया। जब मैं नैनीताल गया तो मैंने वहाँ खूब पैसे खर्च किए, मतलब खूब एनर्जी रिलीज की। अब मेरे पीछे एक फोटोग्राफिक प्लेट बना लो, क्या लगा दो, अब वो जो मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ उसको एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में समझो, मैंने एक रेडिएशन खर्च करी, तो ये रेडिएशन एमिट होगी एटम से, और उस एटम के पीछे फोटोग्राफिक प्लेट है, तो वहां पे जाकर के इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी। याद है हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, कैथोड रे ट्यूब में ये कर चुके हैं, एनोड रे ट्यूब में कर चुके हैं, रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने ये किया था। तो जाकर के यहाँ पर कुछ स्पॉट्स जनरेट होंगे ना, और उसके बाद जब इसकी एनर्जी खत्म हो गई तो अब ये वापस से बाउंस बैक करेगा ना अपने उसी पुराने सबशेल में। पुराने सबशेल में जब ये आ रहा है तो किसी तरीके की एनर्जी लूज करेगा क्या, नहीं, तो हो गई ना जो होनी थी। यहाँ पे आने के बाद कुछ आएगी नहीं, तो यहाँ पे लाइट है फोटोग्राफिक प्लेट में, यहाँ पर इमेज फोटोग्राफिक प्लेट को अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा दिखेगा कि यहाँ पर तो खूब सारा उजाला था, हाँ, और यहाँ इस वाली जगह पे स्पॉट है, और फिर तुमने इस वाले में पहुंचे, फिर तुमने और एनर्जी लूज की और नीचे वाले सेक्शन में आ गए। तो लाइट बैंड यहाँ पे बिल्कुल डार्क, फिर लाइट, ठीक है, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम है जहां पे एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, किसी भी तरीके का एमिशन नहीं हो रहा है, तो वहां पर डार्क बैंड जनरेट होगा। ये देखो, ये यहाँ पे लिखा है कि एमिशन बैंड स्पेक्ट्रम या ब्राइट बैंड, व्हाट इज ब्राइट बैंड, इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली पैक्ड लाइंस। व्हाट इज बैंड एक्चुअली, गिटार का बैंड होता है, क्या होता है, कुछ एक तरीके के लोग एक जगह होता है ना, बैंड इसी को कहते हैं ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर बैंड टर्म का यही मतलब है कि ग्रुप ऑफ क्लोजली पैक्ड लाइंस, ठीक है। अब डार्क बैकग्राउंड के अंदर दिख रहा है ना, तो जहां जहां एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो डार्क बैंड है, जहां जहां एनर्जी एमिट हुई है, एब्जॉर्ब किसने करी है, इलेक्ट्रॉन ने करी है, ठीक है। अब यहीं से आती है सबसे इंपॉर्टेंट, लिखा हुआ है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो द स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, और द स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय एमिशन ऑफ रेडिएशन इज एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम contains dark line on the bright background, और इसका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा, bright lines on the dark background। अब इसके बाद की चीज, ठीक है, लिखा हुआ है कि चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो चाहे तुम्हारा एमिशन स्पेक्ट्रम हो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो फॉर श्योर है कि डिसकंटिन्यूअस होगा। मतलब तुम यूपी से वापस से आए, यूपी आ गए वापस, तुमने पैसे जुटाए, फिर कहीं और घूमने चले गए, राइट, ये तो फॉर श्योर है कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन द एमिशन स्पेक्ट्रम में भी डिसकंटिन्यूअस, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये डिसकंटिन्यूअस हो ही, राइट। मतलब तुमने रेडिएशन ली, वो 4s की जगह 3D में गया, आया, और तुमने और एनर्जी दी तो वो 3D से उठ करके 4p में चला गया, कहाँ चला गया, 4p में, ठीक है। ऐसा हो सकता है, बात समझ में आ गई। चलिए चलो, अब बात आती है कि एमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की स्टडी को क्या कहते हैं, तो कहेंगे सर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। बैंड स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे तो एनर्जी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, हाथ को ही रब करो तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज निकल रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। मॉलिक्यूल गिव ए बैंड इन द स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम इज कॉल्ड एज, तो एटम हमेशा एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम शो करते हैं, और मॉलिक्यूल्स हमेशा एमिशन स्पेक्ट्रम शो करते हैं, ठीक है, या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम शो करते हैं, ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रम और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। अब बात लिखी हुई है, जैसे कि एग्जांपल लिखा है कि जैसे लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं इनके, अब देखो एनर्जी रिलीज हो रही है, ले जाओ बेटा,
जब जो एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर ये जो एनर्जी है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अगर ये एनर्जी विजिबल रेंज में आ रही है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक आ रही है, तो इस रेंज में जो भी लाइट होती है उसका कलर हमें दिखता है, इसके बियॉन्ड और इसके पहले हमें नहीं दिखता। ठीक है, तो ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें कोई ना कोई अलग अलग एंगस्ट्रॉम की लाइट पर अलग अलग कलर आएगा। जैसे विबग्योर, वायलेट कलर 4000 से 4500 एंगस्ट्रॉम तक वायलेट कलर दिखता है, उसके बाद इंडिगो, ठीक है, उसके बाद ब्लू, उसके बाद येलो, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन। ठीक है, विबग्योर। ये बात समझ में आ गई? लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वर आइडेंटिफाइड फ्रॉम दियर मिनरल एनालिसिस ऑफ स्पेक्ट्रो बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। अभी मैंने लिखवाया था, दिखाया था ना उसमें। चलिए, जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा वो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। जब वो एनर्जी प्रिज्म से पास होगी तो वो अपने सातों कलर में टूट जाएगी, जिस कलर की रेंज में वो आएगी वो कलर दिखेगा। बात समझ में आ गई? दिख रहा है? विबग्योर तो एंगस्ट्रॉम में और नैनोमीटर में क्या है, 400 नैनोमीटर से 750, और इसी को एंगस्ट्रॉम में पढ़ोगे तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट इज जब भी व्हाइट लाइट is passed through unexcited hydrogen atom, then through a slit or a prism, transmitted light is lacking in intensity at the same wavelength as observed in emission spectrum। नहीं समझ आया? बहुत अच्छी सी बात है, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। जब भी लाइट जो है आपकी, अब जो व्हाइट लाइट पास करोगे, अब उसने एमिशन के दौरान जो भी रिलीज कर दिया एनर्जी, वो रिलीज कर दिया, अब उस व्हाइट लाइट में वो स्पेक्ट्रम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो लिखा हुआ है द रिकॉर्डेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज आल्सो ए लाइन स्पेक्ट्रम एंड फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ द एमिशन स्पेक्ट्रम, इट इज एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब जो जो कलर तुमको फोटोग्राफिक प्लेट में दिखा या प्रिज्म से पास होता हुआ दिखा, वो किसका पार्ट है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। और जो रिलीज हो गया, जो नहीं दिखा, दैट इज द पार्ट ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। जब वो नहीं दिखा तो हो गया वहां से, वही तो रिलीज हो गया हीट के फॉर्म में। बेटा उसको डिस्कनेक्ट कर दो, बेटा डिस्कनेक्ट करो उसको। ठीक है, चलिए, अब बात आती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। किसकी बात आ रही है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अच्छा, हमें हमारे सिलेबस में ना छो बेटा, चलो आ जाओ, हमें हमारे सिलेबस में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में ही पढ़ना है, या हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम के बारे में ही पढ़ना है। यहीं से शुरू होता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग स्पेक्ट्रम लाइट पर अलग अलग जो है सीरीज बनी। लाइमन सीरीज, जब जो लाइट की रेंज है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के फॉर्म में निकलेगी। बामर सीरीज में विजिबल रेंज मतलब 4500 से 7500। पाश्चन, लाइमर, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्रे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके बाद लिखा हुआ है नियर इंफ्रारेड, इसके बाद मिडिल इंफ्रारेड, देन फार इंफ्रारेड एंड देन इंफ्रारेड। ऑल ऑफ दीज लाइन ऑब्जर्व्ड इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इनको 6 सीरीज में बांटा गया। चलिए यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत शानदार। चलिए, ये पूरा का पूरा आपने अपनी बुक्स में भी देखा होगा। ये है आपकी लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा है n = 1, यहाँ n = 2, n = 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब अब एक बात समझो, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन आया और फर्स्ट शेल पे आकर के रुका। कौन सी शेल में आकर के रुका? फर्स्ट शेल में। तो अब जो स्पेक्ट्रम बना, यहाँ पर 2 है, n2 और n1। n2 की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। लाइमन सीरीज की जब हम बात करते हैं
तो यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अलग अलग लेवल के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू इनफाइनाइट। देखो नंबर ऑफ शेल तो इनफाइनाइट है, नहीं समझ में आया? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में आ रहा है वापस से, वही बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में आ रहा है वही है n। तो कहां से आ रहा है? अब ये या 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है। देखो दिया भी है, ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है 2 से, 2 वाला इलेक्ट्रॉन ही 1 में आए, और इस समय एनर्जी रिलीज करेगा ना 2 से 1 आने के पहले। 3 से, अब तुम लोग को ये बात समझ में नहीं आ रही? सर एक बात बताइए, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये इतनी आप बता रहे हैं कि शेल नंबर 10, सेल नंबर 5, सेल नंबर 8, इलेक्ट्रॉन वहां गया कैसे? मैं आपको बहुत सिंपली इसको रिलेट करूंगा। इलेक्ट्रॉन गया इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन एक ही था हाइड्रोजन में, हमने उसको रेडिएशन दी, हमने उसको एनर्जी दी, वो एक्साइट होकर के कहाँ चला गया? सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, पता नहीं कहाँ तक जा सकता है जितनी आप एनर्जी दोगे। जैसे ही वो वहां पहुंचा है और आपने रेडिएशन को कट ऑफ किया, इलेक्ट्रॉन वापस से एक्साइट जो वहां से एक्साइट एनर्जी रिलीज करके, एमिट करके वापस से कहाँ आएगा? अपने शेल में। अब आप जहां तक वो पहुंचा, दैट इज कि ये है उसकी स्पेक्ट्रम, यह है ये इसकी स्पेक्ट्रल लाइन। बेटा एमसीबी डाउन कर दो, ठीक है? चलिए अब देखो, हर किसी, इसको कहते हैं लाइमन सीरीज। अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ जाओ, ठीक है, अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन n1 में आया, कहीं से भी आया, 2 से आया, 3 से आया, 4 से आया, 5 से आया, या कहीं से आया, तो यहाँ पर जो सीरीज बनेगी, स्पेक्ट्रल सीरीज बनेगी, उसको लाइमन सीरीज कहा गया। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी सेकंड शेल में आया, 2 सीरीज बनेगी। बामर कहीं से भी थर्ड तक आया, तो कहीं से कहाँ आएगा? मतलब 4 से 3 आ सकता है, 5 से 3 आ सकता है, 6 से 3 आ सकता है, 7 से 3 आ सकता है, इनफाइनाइट से 3 आ सकता है, कहीं से भी, मैं कहाँ से भी आ सकता है 3 तक। ये बात समझ में आ गई? चलिए ये देखिए, दिखा हुआ है ना, n की वैल्यू समझ में आई? शेल को डिनोट कर रहा है, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो लाइमन सीरीज आपको दिख रही है, ये देखो, ये है लाइमन सीरीज। 2 से 1 में आया, 3 से 1 में आया, 4 से 1 आया, बात समझ में आ रही है? बामर सीरीज में अगर बामर सीरीज की बात करें तो ये बामर सीरीज है, तो 3 से 2 में आया, 4 से 2 में आया, 5 से 2 में आया, 6 से 2 में आया। बात समझ में आ गई? चलो, लिखा हुआ है कि लाइमन सीरीज में n1 की वैल्यू 1 होती है और n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इनफाइनाइट तक। बामर सीरीज में, अच्छा यहाँ पर जो रीजन कौन सा है, एनर्जी का रीजन क्या है? अल्ट्रावायलेट। बामर सीरीज में n1 की वैल्यू 2 होगी और n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। पास्चन सीरीज में क्या होगी? तो कहेंगे n1 की वैल्यू 3 होगी और n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये सारी चीजें हम जरूर ध्यान दें। अब बात आती है, यही फॉर्मूला है और क्यों हम ये सब कुछ पढ़ रहे थे। अब यहीं पर आपको आने की बात है। यहाँ पे लिखा है कि रिडबर्ग रिज प्रेजेंटेड अ मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ वेरियस हाइड्रोजन लाइंस इन द वेरियस स्पेक्ट्रम सीरीज। अब मेरी बात सुनिए, ये सब की जरूरत क्या है? ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? नहीं, ताकि इंफॉर्मेशन, आप लोग कुछ एक ऐसी चीज है जो मिस कर रहे हैं। एक एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है, और जैसे हाइड्रोजन लाइक लिथियम Li plus 2, Li+2 इज हाइड्रोजन लाइक लिथियम है। ये सब पढ़ क्यों रहा है देखना, अब यही समझ में आएगा। आप लोग एक्सरे कराने जाते हो ना, तो एक्सरे हो कैसे रहा है? एक्सरे मशीन के अंदर कुछ तो ऐसा है। रेडिएशन कहाँ दे रहे हो आप? रेडिएशन दे कहाँ सकते हो? आप एनर्जी दे रहे हो, करंट के फॉर्म में आप एनर्जी दे रहे हो। आप लोग देखोगे वहां वोल्टेज, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि भैया इतने टेस्ला की मशीन है, हाँ 4 टेस्ला मशीन, लोग बड़ा बड़ा ऐड करते हैं, इतने टेस्ला की मशीन हमारे यहाँ पे रखी है, सिटी स्कैन, MRI, एक्सरेज। जरूरत यहीं पे है। माइक्रोवेव ओवन तुम यूज करते हो, माइक्रोवेव ओवन में ये माइक्रोवेव आ कहाँ से रही है?
वो माइक्रोवेव जनरेट कहाँ से हो रही है? वो उन्हीं चीजों की बात हो रही है। जो एनर्जी तुमको निकलती हुई दिख रही है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो तुमको चाहिए। और किससे निकाला है? किसी स्पेसिफिक एलिमेंट से निकाला है। जो एक्सरे का बल्ब होता है, एक्सरे जो मशीन होती है उसमें जो बल्ब होता है उसमें कोई फिलामेंट लगा होगा ना। उस फिलामेंट को उतनी एनर्जी दोगे तभी तो वो उसके एटम इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं, फिर वो वापस से डी एक्साइट हो रहे हैं। उस समय वो जो एनर्जी निकल रही है दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। वो जो एनर्जी निकल रही है दैट एनर्जी एक्सरे हो सकती है, गामा रेज हो सकती है, इंफ्रारेड हो सकती है, फार रेड हो सकती है, अल्ट्रावायलेट हो सकती है, विजिबल रेज हो सकती है। आया? अभी तक सब समझ रहे थे कि पता नहीं क्या चल रहा है। यहाँ से बात शुरू होती है। देखो ये क्या है, तो कहेंगे सर ये देखो वेवलेंथ, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन सुना है कि नहीं? इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ये देखो रिडबर्ग कांस्टेंट है जेड स्क्वायर। व्हाट इज जेड हियर? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अगर ये लिथियम होगा जैसे Li+2, Li+2 तो इसका एटॉमिक नंबर थोड़ा बदल जाएगा, ये हो जाएगा 3। अगर ये हाइड्रोजन होगा तो क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर 1, Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर ये हीलियम आयन हो जाएगा तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। बात समझ में आ रही है? दिख रहा है? सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन गोज इनटू द 5th एनर्जी लेवल फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, इट मे फॉल बैक फ्रॉम द 5th टू 1st लेवल। यहाँ पर Na2 की वैल्यू 5 हो जाएगी और N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। वो जो फॉर्मूला है उसमें N2 माइनस 1/N2 माइनस 1/N1 था, ये लिखा है कि नहीं? 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/Na2 स्क्वायर। तो लाइमन सीरीज का क्वेश्चन है तो N1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये N2 जो जहां से भी आ रहा है। बामर सीरीज है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, पार्शियल सीरीज है तो 3 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखो लिखा भी है, एक एग्जांपल से लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ लाइन पॉसिबल। अगर हम फिफ्थ से कहाँ ला रहे हैं? फर्स्ट में, तो 5 - 1 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज 1 + 2 + 3 + 4 इज नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई? 10 लाइंस। ये हुआ होगा 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 आया होगा। ये देखो कौन कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन बनी इस दौरान, इतनी स्पेक्ट्रल लाइन बनी है। तो कोई देखो 5 से 3, 5 से 2, 5 से 1, 4 से 2, 4 से 1, 3 से 1, समझ में आया? नहीं समझ आया? भी पढ़ रहे हैं तो पहले 5 से 4 आया होगा, 4 से 3 आया होगा, 3 से 2 आया होगा, 1 आया होगा। एक तो ये हो गया। एक लिखा हुआ है, इसके बाद क्या लिखा है? 5 से 3 आया, कहाँ आया? 5 से डायरेक्टली 3 फिर 2 आ इसके बाद लिखा है 5 से 2 आया, ठीक है। इसके बाद आया 5 से 1, कितनी हो गई? तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। इसके बाद कहाँ आएगा? कहेंगे 4 से तुम्हारा आया, 4 से 3 लाओ, 4 से 2 लाओ और 4 से 1। इसी तरह 3 से 2, 3 से 1। बात समझ में आ रही है? और 2 से भी बस 45 से क्लास है आपकी दूसरी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सॉरी, ठीक है। चलिए अब इस पर क्वेश्चन आएंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। द क्वेश्चन इज कि
जो फाइंड द वेवलेंथ क्या निकालना है आपको, लैम्डा। तो न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला था। Yes, sir. चलिए तो यहीं पे आपने ये फॉर्मूला देखा, कहना है फिफ्थ लेवल से आया सेकंड में। कहाँ पर आया, n1 की 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 स्क्वायर, यही हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, लिखा हुआ है कि फाइंड द वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी सीरीज है, सेकंड एनर्जी लेवल इज बामर सीरीज। कौन सी, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या लिखा है, क्या लिखा है कि यहाँ पर कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में कि कौन सी चीज जा रही है, कौन सा एटम है। जब कुछ नहीं हो तो क्या मानेंगे, हाइड्रोजन। जेड की वैल्यू 1, ठीक है। चलिए फॉर्मूला दिख गया। अब देखिए रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 109677 है। ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की अपनी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। 21 upon जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 23032.17 सेंटीमीटर इनवर्स। पूरा एक एक स्टेप मार्किंग, एक एक स्टेप पे लिखा है किस तरीके से सॉल्व हुआ, आप जरूर देख लेंगे इसको, ठीक है। चलिए ठीक है, नहीं अलग अलग यूनिट में, इसका अलग अलग यूनिट में देखो, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया है, ठीक है। जब आपने इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट किया तो 6.9 इंटू 10 की पावर 12 में आया, हर्ट्ज आया, तो अलग अलग यूनिट में, ठीक है। चलिए ये मत सिखाइए इन्होंने कन्वर्जन कैसे किया, ये हमने पढ़ाया है, पढ़ाया, कुछ में बताया, ठीक है। सेंटीमीटर एंगस्ट्रॉम हर्ट्ज सब बताया है, इसको बताइए। सभी लोग 11th क्लास में पढ़ाया है और पहले चैप्टर। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया, आपसे प्रीवियस ईयर कवर होगा, बाकी हर चीज़ इसकी बता दी मैंने, ठीक है। चलिए थैंक यू। Thank you, sir.